देखो, हम लोग पिछले क्लास में वर्क डन बाय वेरियस फोर्सेस देख रहे थे। उसमें हमने वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स देखा था, टेंशन फोर्स देखा था, है ना। वर्क डन बाय ग्रेविटी देखा था। तो आज देखते हैं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ये समझते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, एक ब्लॉक है ऐसे, इसका मास है m2 और इसके ऊपर एक दूसरा ब्लॉक है m1। ठीक है, दो ब्लॉक है, एक के ऊपर दूसरा। अब यहां पर m2 पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं इधर F। ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे। एक साथ मूव कर रहे हैं, सपोज करो दोनों, है ना। तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम हो। तो मान लो S है डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों के लिए सेम होगा S डिस्प्लेसमेंट। अगर दोनों साथ साथ मूव करेंगे तो दोनों के बीच रिलेटिव मोशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पर इस वाले सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। कितना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा? इस पर पीछे लग रहा होगा, इस वाले ब्लॉक पर मान लो Fs। तो इसका रिएक्शन पेयर ऊपर वाले ब्लॉक पे इधर लग रहा होगा जो इसको आगे चलाएगा। तो इस तरीके से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा दोनों ऑब्जेक्ट में, है ना। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है। इस वाले ब्लॉक पर पीछे लगेगा और इस वाले ब्लॉक पर आगे की तरफ लगेगा। यही फ्रिक्शन फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक को आगे की तरफ लेके जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं हम लोग एफ एस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है, दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। क्लियर है? तो दोनों यहाँ पर इस सरफेस में हम क्या लगा रहे हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहे हैं। अगर इस पर देखोगे स्टैटिक फ्रिक्शन तो इधर लग रहा है, इस पर देखोगे तो इधर लग रहा है, सेम फोर्स लगेगा दोनों पे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक M1 वाले ब्लॉक पर, तो क्या लिखूंगा मैं? वर्क डन बाय F स्टैटिक किसके ऊपर? ऑन ब्लॉक M1। तो क्या लिखूंगा मैं? ब्लॉक M1 पर कितना फोर्स लग रहा है? Fs, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? S। तो Fs डॉट S, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है और ये डिस्प्लेसमेंट है। ये प्लस में रहेगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। यहीं पर अगर मैं M2 पर लिखूं सेम का वर्क डन, तो वर्क डन बाय F स्टैटिक ऑन ब्लॉक M2 अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा? ब्लॉक M2 पर फोर्स किधर लग रहा है? इधर, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। इधर फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन और इधर है डिस्प्लेसमेंट। ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव Fs डॉट S, ये आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, दोनों अपोजिट है। ठीक है, ओवरऑल अगर वर्क डन देखा जाए तो वर्क डन ओवरऑल क्या आ जाएगा? ये वाला कितना है? प्लस में Fs डॉट S है और ये वाला माइनस में, दोनों को जोड़ देंगे तो ये क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन क्या आ जाएगा? जीरो। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? यहां पर देखो फ्रिक्शन फोर्स यहां पर एक इंटरनल फोर्स की तरह भी है। ठीक है, तो ओवरऑल इसका वर्क डन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। नोट कर लीजिए जल्दी से। जल्दी से नोट करो।
हो गया। अब देखते हैं वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन। देखो तो मान लो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, M1 और M2 के बीच में, है ना, ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग जाएगा, F के, काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि दोनों का डिस्प्लेसमेंट अब बराबर नहीं होगा। तो मान लो ऊपर वाला जो ब्लॉक है वो S1 डिस्टेंस कवर कर रहा है और नीचे वाला जो ब्लॉक है वो S2 डिस्टेंस कवर कर रहा है। समझ में आ रहा है? दोनों का डिस्प्लेसमेंट अब की बार अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, दोनों साथ साथ नहीं चल रहे। तो S1 और S2 अलग अलग होगा। मान लेते हैं S1 बड़ा है S2 से, मान लेते हैं ना S1 बड़ा है S2 से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक M1। तो M1 पर देखोगे तो एफ के इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, यहाँ क्या आ जाएगा S1 एफ के इंटू S1। सिमिलरली इसमें देखोगे तो एफ के इधर है तो माइनस में आ जाएगा माइनस एफ के और ये S2 हो जाएगा अगर ब्लॉक M2 पे देखे तो। और नेट देखे ओवरऑल तो ओवरऑल क्या लिखेंगे, एफ के S1 और ये एफ के S2। ठीक है, ये लिखेंगे। माइक ऑफ करो। मान लो अगर ये M1 जो है M2 के रिस्पेक्ट में अगर इधर जाता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में लिखेंगे यहाँ, और इसको इधर लिखेंगे, इसका रिएक्शन पेयर है ना। अगर ऐसा लेके चले तो क्या होगा, इसका वाला निगेटिव आएगा और इसका वाला पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे तो ये निगेटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा। अगर यहाँ से एफ के कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा, माइनस एफ के S1 माइनस S2, ये वाला निगेटिव मिल जाएगा। ठीक है, इसमें जीरो नहीं होगा ये वाला, बाकी निगेटिव पॉजिटिव रहेगा। नोट कर लीजिए जल्दी से। लिख लीजिए जल्दी से।
हो गया। चलो अगला टॉपिक देखते हैं ना। अब देखते हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल फोर्स किसको कहते हैं? वो फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन चेंज हो, या दोनों चेंज हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल फोर्स किसको बोलते हैं? जिसका मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या दोनों चेंज हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन आर बोथ चेंजेस। मैग्नीट्यूड चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो या फिर दोनों ही चेंज हो, ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल फोर्स कहते हैं। क्लियर है? तो मान लो हम एक ऐसा पाथ ले लेते हैं, ऐसे करके ए से बी, ये एक पाथ है ए से बी। यहाँ पर एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो इस पर फोर्स अभी इधर लग रहा है, यहाँ जाता है तो इधर लग रहा है, ऐसे करके फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इस पार्टिकल पर, वो उसको ए से लेके बी तक लेके जा रहा है। पाथ हमारे पास क्या है? ए बी पाथ। ठीक है, तो यहाँ कहीं पर सपोज करो ये जो फोर्स है ऐसे लग रहा है कुछ, और इसका डिस्प्लेसमेंट इधर है ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं थीटा एंगल पर। तो हमें सबसे पहले अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क निकालना है तो हमें छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा। छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा सा वर्क डन निकालना पड़ेगा, जिसको dw से डिनोट करेंगे। तो dw हमारा क्या हो जाएगा? f डॉट ds हो जाएगा, ये हो जाएगा dw, या f वेक्टर डॉट ds वेक्टर लिख सकते हो, या f ds cos थीटा। ठीक है, इसको और क्या लिख सकते हैं? dw बराबर f डॉट ds cos थीटा, ये लिख सकते हो। ये dw मिल जाएगा, छोटा सा वर्क डन। अब हमें कंप्लीट वर्क चाहिए, कहाँ से कहाँ तक? a से b तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो w चाहिए हमें कहाँ से कहाँ तक का? a से b तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, लिमिट लगा के dw का, या फिर इंटीग्रेशन f ds cos थीटा। समझ आ रहा है? जो भी लिमिट रहेगा a से b तक वो लगा देंगे और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? वर्क मिल जाएगा। क्लियर है? तो याद रखना, जब भी फोर्स वेरिएबल होगा तो उस सिचुएशन में हमें इंटीग्रेशन करने का जरूरत पड़ेगा। क्लियर है? क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन। ठीक, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, हमें f वेक्टर दिया गया है, f x i कैप, f y j कैप और f z k कैप, ये फोर्स वेक्टर दिया गया है। और ds वेक्टर हमें एक स्टैंडर्ड लेना है, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये लेना है ds वेक्टर। अगर यहाँ पर हमें निकालना है वर्क डन, तो वर्क डन क्या लिखेंगे हम लोग? इंटीग्रेशन f वेक्टर डॉट ds वेक्टर करेंगे ना। तो इंटीग्रेशन f वेक्टर की जगह क्या आ जाएगा? f x i कैप प्लस f y j कैप प्लस f z k कैप डॉट, नीचे लिख रहा हूँ मैं, जगह नहीं इसलिए, dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप, ये आ जाएगा। ये हमारा फोर्स वेक्टर और ये ds वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? i वाले का i वाले के साथ करते हैं, j वाले का j वाले के साथ और k का k वाले के साथ। तो ये क्या हो जाएगा? fx डॉट dx, ये कर लो प्लस कर लो,
अलग से इंटीग्रेशन कर लो किसका, y का y वाले के साथ, तो एफ वाई डी वाई, और z का z वाले के साथ इंटीग्रेशन एफ जेड डॉट डी जेड, ये इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। और लिमिट लगा देंगे यहाँ पर x का, यहाँ y का लगा दो, और यहाँ z का लगा दो। समझ में आ रहा है? इस तरीके से आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन अभी करेंगे, आप यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल है, जैसे एक्स वाई जेड है ना, तो ऐसे निकाल सकते हो वर्क डन। केवल एक ही वेरिएबल है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो उसी के रिस्पेक्ट में, जो वेरिएबल दिया जाएगा उसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लो एक क्वेश्चन देखते हैं,
चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो हमें जो फोर्स गिवन है, फोर्स क्या गिवन है, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, ये फोर्स गिवन है। अगर इस फोर्स को आप ध्यान से देखोगे तो x का वैल्यू अगर मैं चेंज करूंगा, x का वैल्यू 0 रखूंगा या 1 रखूंगा या 2 रखूंगा, तो उसके लिए फोर्स का वैल्यू डिफरेंट मिलेगा, है ना। मतलब फोर्स जो है यहाँ पर वो कैसा है, वेरिएबल है, चेंज होने वाला फोर्स, कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ये फोर्स कैसा है, वेरिएबल फोर्स। तो इसका वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन f डॉट डी एक्स, एक्स है ना, तो x के रिस्पेक्ट में लिमिट लगा देंगे, x बराबर 0 से x बराबर 5 तक, 0 से कहाँ जाना है, 5 तक, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो देख लेते हैं इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। देखो तो वर्क बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन x बराबर 0 से x बराबर 5, और f की जगह हम क्या लिखेंगे, 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यह आ जाएगा डॉट डी एक्स, यह आ जाएगा डॉट क्या आ जाएगा, डी एक्स आ जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, सबसे पहला देखो, सबसे पहला टर्म 7 है, 7 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का अगर इंटीग्रेशन करने जाओगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना उसी को लिख दो वहां पे उसके साथ, मतलब कि 7 है तो 7 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 7x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना तो x लिख दो अगर कोई कांस्टेंट है तो, माइनस 2 कांस्टेंट है बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन से, x की जगह यहाँ पर क्या है, x की पावर 1 है, ऐसा अगर कोई वेरिएबल है जैसे x है, x की पावर 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका पावर 1 बढ़ा दो और उसी से डिवाइड कर दो, तो 1 है तो इसका पावर कितना कर देंगे 2, और 2 से डिवाइड कर देंगे। क्लियर है, इसका भी हो गया। अब अगला देखेंगे, देखो 3 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, x की पावर यहाँ पर कितना है 2, तो इसका एक पावर बढ़ा दो उसी से डिवाइड कर दो, ये इंटीग्रेशन हो गया है ना। अब इंटीग्रेशन होने के बाद जो लिमिट होता है उसको यहाँ रखते हैं 0 से 5 x का लिमिट। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, देखो क्या दिख रहा है हमें, 7x माइनस 2 से 2 कैंसल, ये x स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल, x की पावर 3 हो जाएगा, ये 0 से 5 लिमिट लग जाएगा। अब x की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट, तो x की जगह पहले 5 रखो फिर 0 रखो, तो यहाँ जाएगा 7 इंटू 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 की पावर 3, और माइनस जब 0 रखोगे तीनों जगह तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, है ना। 7 इंटू 0 0, 0 पावर 2 0, 0 पावर 3 भी 0, तो माइनस 0 हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये माइनस होगा 100 हो जाएगा, 135 जूल आ जाएगा, ये वर्क आ जाएगा। क्लियर है, नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से।
चलो हो जाए तो अगला क्वेश्चन बनाना। अब यहाँ पर दो वेरिएबल है, एक्स भी है और वाई भी है ना। तो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे? इसके पहले वाले में तो केवल एक ही वेरिएबल था एक्स, यहाँ दो वेरिएबल है एक्स और वाई। हमें क्या निकालना है? वर्क निकालना है। इसको इंटीग्रेट करके सॉल्व कीजिए सभी लोग। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो f बराबर है यहाँ पर एक्स आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप, ये हमारा फोर्स। वर्क जो होगा उसको कैसे लिखेंगे? इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। यहाँ पर जो डी एस वेक्टर है, फोर्स वेक्टर को चाहो तो जीरो के कैप भी लिख सकते हो इधर आगे, है ना। और डी एस वेक्टर को डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो वर्क बराबर इंटीग्रेशन एफ की जगह क्या आ जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जीरो के कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ये आ जाएगा। ठीक, एक्स वाई और जेड, आई जे के, ये तीन टर्म है, तीनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई का आई वाले के साथ करो, जे का जे वाले के साथ, के का के वाले के साथ, बाकी सबका जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर जो वर्क डन मिलेगा हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन एक्स का होगा डी एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा एक्स डॉट डी एक्स प्लस जे का होगा जे वाले के साथ, तो ये वाई स्क्वायर है ना, ये वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर डॉट डी वाई। और जेड वाला करोगे जीरो इंटू डी जेड, क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है ना। अब इसको चाहो तो अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, या एक ही साथ करना चाहो तो एक ही साथ भी कर सकते हो। तो ये अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। चलो यहाँ लेकिन अब x का लिमिट रखना पड़ेगा, यहाँ y का रखना पड़ेगा। तो x का अगर देखोगे तो यहाँ से यहाँ जा रहा है ना, ये लोअर लिमिट बनेगा अपर लिमिट। यहाँ पर x का वैल्यू कितना है? 1, और यहाँ कितना है? -3। यहाँ पर y का कितना है? 2, और यहाँ कितना है? 4। ऐसे कर लो, ठीक।
तो x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पावर 1 बढ़ जाता है, लिमिट 1 से -3, प्लस y स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर 2 है तो पावर 3 कर देंगे, तो पावर 3 डिवाइड बाई 3, और ये 2 से 4 तक लिमिट आ जाएगा। अब यहाँ पर लिमिट रख देंगे -3 की पावर 2 बाई 2, ये अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 का पावर 2 बाई 2 ये आ जाएगा, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 4 की पावर 3 आ जाएगा डिवाइड बाई 3, और माइनस 2 की पावर 3 डिवाइड बाई 3 ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर मिल जाएगा। क्लियर है, सॉल्व कर लो। -3 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 9 बाई 2, और ये -1 बाई 2, प्लस 4 की पावर 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 64 बाई 3, और ये -2 की पावर 3 8 बाई 3। सॉल्व करो, एलसीएम ले लेंगे 2, यहाँ 9 - 1 कितना हो जाएगा 8, प्लस यहाँ 3 आ जाएगा, 64 - 8 कितना हो जाएगा, 64 - 8 हो जाएगा हमारा 56, है ना, यही होगा, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व कर लो आप लोग, ठीक है। तो जो सॉल्व करोगे आंसर आएगा वही आंसर होगा। क्लियर है, नोट कर लीजिए। नोट करो बेटा जल्दी से। ये आंसर होगा ना 68 बाई 3 जूल। क्लियर है। तो आज का क्लास समाप्त करते हैं यहीं पे।